हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नीट में अब काफी कम समय बचा है। तो अब ये जो बचा हुआ समय है, अगर हम अब से पढ़ाई करना शुरू करें तो क्या हमारा नीट निकल सकता है? क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिससे हम आखिरी के कुछ दिनों में नीट निकाल सकते हैं? तो इसी सवाल का जवाब हम आज के इस सेशन में ढूंढने वाले हैं। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो कि है नीट हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अब आने वाले समय में हम आपके लिए काफी ज्यादा वीडियोस लेकर आने वाले हैं, स्पेशली नीट के लिए। और साथ ही साथ रेगुलर क्लासेस रोज 12 बजे तो चल ही रही है। हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे रेगुलरली हमसे जुड़े हुए हैं वे इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अभी भी नीट के बारे में सोच रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, या पढ़ाई तो चल रही थी लेकिन सर बहुत डगमगाते हुए चल रही थी। कभी पढ़ रहे थे, कभी नहीं पढ़ रहे थे, कभी बोर्ड आ रहे हैं या कभी किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जा रहे हैं हम, और नीट पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो एक ऐसा प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आप लोगों से आज, जिससे आप जो बचा हुआ समय है, जो बचे हुए हमारे पास 4 महीने के करीब बचे हुए, 3.5-4 महीने के करीब बचे हुए, तो इस बचे हुए समय में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा नीट का एग्जाम बहुत बढ़िया रूप से तैयार हो जाए और हम इसे बढ़िया तरीके से फोड़ भी पाए। तो एक और अंतिम प्रहार की बात हम आज करने वाले हैं। तो देखो, बिल्कुल आसान से शब्दों में आज बात करने वाला हूं। क्या हो सकता है इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, है ना, क्योंकि क्या नहीं हो सकता इस पे तो दुनिया बात कर लेगी, और तुम्हें बहुत कोई बता देगा भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो 3 ही महीने बचे हुए, अब क्या पढ़ लेगा तू। या हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में सोचते कि नहीं, मेरे को तो एम्स जाना है, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लास्ट ईयर नीट का पेपर दिया, पेपर देने के बाद में सोचा कि नहीं, इस बार तो मेरे नंबर कम रह गए, लेकिन अगली बार तो मैं बहुत ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा या आऊंगी, और अगली बार तो मेरे 600 के पार नंबर हो जाएंगे। और आखिरी में जब जो हमने एम्स सेट किया था कि हमें एम्स तक जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज तक जाना है, और आखिरी तक आते आते आखिरी के 4 महीने 3 महीने जब बचे हो, तब हमें अपनी असलियत पता चलती है और फिर सोचते हैं कि यार बस सिलेक्शन ही हो जाए, थोड़े नंबर आ जाए, अगली बार फिर देख लेंगे। और ये हम एक एग्जाम में नहीं करते, ये बचपन से करते आए हो आप। बचपन से जो एग्जाम दिए, हर एग्जाम में, हर टेस्ट में ये सोचते हैं कि इस बार तो नंबर नहीं आया, लेकिन अगली बार पक्का नंबर लेकर आ जाएंगे हम। और इसी चक्कर में आप फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, हर बार अपने आप को मूर्ख बना रहे हो कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार तो हो ही जाएगा और बेहतर कर लेंगे हम। और अगली बार जब बारी आती है तो फिर से कहानी वहीं पर आकर अटक जाती है कि नहीं, हमें तो इस बार थोड़े बढ़िया नंबर ले आते हैं या पास हो जाते हैं, अगली बार और देख लेंगे। तो ऐसे करते करते 10-12 साल अपनी जिंदगी के तुमने गुजार दिए। 10-12 सालों से एग्जाम दे रहे हो तुम, और हर बार यही सोचते हो और हर बार वही अपने आप को पाते हो। तो ये मानो कि ये आपका आखिरी मौका है, और आज से ऐसे जियो कि हर एक दिन जो है वो नीट के लिए है हमारा बस, और आज से हर एक दिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि बस कल ही नीट का एग्जाम है। अब मैं आपके साथ एक 90 डेज का प्लान शेयर करना चाहूंगा कि अगर मान के चलो आज से हम ऐसा माने कि 90 डेज, वैसे मुझे पता है थोड़े से ज्यादा दिन है 90 डेज से, लेकिन हम 90 डेज मानते हैं, तो 90 डेज में सर हम कैसे पढ़े, या हमें किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि हमारे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए या बढ़िया नंबर आ जाए। तो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, आपको क्या करना होगा, हमने ऑलरेडी इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जिनमें हमने टॉप टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर किए हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए। तो आप उन्हें एक बार देखिए, और फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या किन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या किन चैप्टर्स में से, किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के हिसाब से अपना एक प्लानर सेट कीजिए। रोज कम से कम 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी को दीजिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक क्वेश्चन सही कर रहे हो तो वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का, उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर तुम्हें 4 ही मिलेंगे।
अब आपको जो बचे हुए 90 डेज है बेटा, इनमें क्या करना है, जितने बचे हुए चैप्टर्स है, जैसे मैं एवरेज मान लेता हूं कि हमारे पास फिजिक्स में 26-27 चैप्टर के करीब हो गए, है ना, हमने 26-27 चैप्टर्स लिख दिए। कुछ चैप्टर्स बड़े होंगे, है ना, वैसे तो 23-24 के करीब काउंट रहता है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो बड़े हैं आप उन्हें छोटे छोटे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स काफी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आप उसे 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, उसे 2 चैप्टर मान लो। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी लगभग इतने ही, और बायो में भी लगभग 30, या बायो में थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उन्हें मर्ज कर एक बड़ा चैप्टर कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपको हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर को 3 दिन देने हैं, मिनिमम 3 दिन देने हैं। तो अगर आप यहां पर अप्रोक्सीमेटली में 30, 26, 27 चैप्टर्स अगर मान रहा हूं, और हर एक चैप्टर को आप 3 देते हैं, 3 दिन देते हैं, तो इंटू 3 कर आप पहुंच जाओगे 90 डेज पर। ठीक है, तो 90 डेज के अंदर अंदर आपका हर एक चैप्टर अगर आज से भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो हर एक चैप्टर कवर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको डेली 3-3 घंटे नियमित रूप से पढ़ना ही होगा, चाहे जो हो जाए, अगर अभी भी आपको नीट निकालनी है तो। और साथ ही साथ आपको 1 घंटा रिवीजन को देना होगा, मतलब 9+1, मतलब कि आपको 10 आवर्स का स्टडी शेड्यूल रखना ही होगा, चाहे जो हो जाए। मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई आज से करनी ही करनी है। अब ये 1 घंटा रिवीजन क्या होगा? 1 घंटा रिवीजन, देखो आपके पास समय कम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आज हम पढ़ लेंगे, थोड़े दिन बाद रिवाइज कर लेंगे। आपको डेली जो भी पढ़ोगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, वह रात को सोने से पहले 1 घंटा देना पड़ेगा सबके रिवीजन में। इसमें सबका मिलकर 1 घंटे में रिवीजन करना है, जो भी दिन भर में पढ़ा। फिर उसके बाद अगले दिन जब आप पढ़ने जाओगे तो अगले दिन मान के चलो आपके पास 3 घंटे फिजिक्स के, तो अब 1 चैप्टर था, उस चैप्टर का थोड़ा हिस्सा आज पढ़ लिया, थोड़ा हिस्सा कल पढ़ेंगे, और बचा हुआ हिस्सा अगले दिन पढ़ेंगे। तो जब सेकंड डे आप पढ़ने जाओ तो उसमें भी आपको जो फर्स्ट डे मान के चलो आपने कुछ पार्ट पढ़ा, तो उसको आपको 15 मिनट कम से कम देने हैं, 15 से 20 मिनट देने हैं रिवीजन के, और अगले दिन का आपको आगे पढ़ना शुरू करना है। तो यह स्ट्रेटेजी आपको फिजिक्स में भी रखनी है, केमिस्ट्री में भी रखनी है, बायो में भी रखनी है, और इस प्रकार से आप 90 डेज में अपना पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया रूप से कवर अप कर सकते हो। अब इसके अलावा आप जो रिवीजन करोगे, ये 1 घंटे का रिवीजन, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से रिवाइज करना। 3 दिन अगर एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो जो तीसरा दिन होगा उसमें आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से रिवाइज करना है, आखिरी 1 घंटे में। टाइम अलॉट कर दो अपने आप को। इसके अलावा जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अब अगर आप 2 महीने के करीब बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपका बहुत हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ आपके वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे जिनका वेटेज ज्यादा है नीट के पेपर में। अब हम आते हैं आगे वाली बात पर, दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कि हमें आखिरी 30 दिन में, आखिरी 15 दिन में और आखिरी 7 दिन में क्या करना होगा। जब आप यहां पर पढ़ेंगे, ये पूरा सिस्टम फॉलो करेंगे आप, तो आप अपने नोट्स बनाएंगे। तो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा जाए। अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप डाउटनेट से पढ़ रहे हो, किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप या कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो उस बुक में जो भी क्वेश्चन है आप बस उसका क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने यहां पर सॉल्व करा हुआ है। और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिखिए। अगर आप एनसीईआरटी की किताब से फॉलो अप कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में उसे लाल, नीला, काला रंग से गोद दीजिए। पूरे एनसीईआरटी में, स्पेशली बायो में, पूरी एनसीईआरटी में हर एक लाइन पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, उस सबको अंडरलाइन कीजिए, और आप उसी को अपनी बुक और उसी को अपनी कॉपी मानिए, वही आपके नोट्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलने हैं पूरे दिन, मतलब जब भी आप पढ़ोगे, जो भी चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एडिशनल फॉर्मूले वगैरह जो होंगे, जो छोटे छोटे से फॉर्मूले या जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, उसके लिए एक अलग से छोटी कॉपी बनाओ जिसमें आपको ये सब शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो याद रखो, आखिरी के 15-20 दिन में, आखिरी के 1 महीने में तुम कुछ नहीं रिवाइज कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह समझो कि आज से, अगर मान के चलो तुमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आज से 4 दिन बाद नीट का पेपर है,
अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते हो और तुम्हारे पास नोट्स है तो नोट्स कम से कम 4 से 5 कॉपी केवल फिजिक्स की होगी। अब 4 से 5 कॉपी पूरी रिवाइज करना 4 दिन के अंदर अंदर पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका। तो इसके लिए हमें काम आएंगे शॉर्ट नोट्स, जिसमें होंगे हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूले। तो शॉर्ट नोट्स में आप जब भी ये पुराना रिवीजन करोगे 1 घंटे का, 1 घंटे में तो पुराना कोई सा भी चैप्टर भी सात इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ और उसके छोटे छोटे से जो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आपने लगाए थे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, जो फॉर्मूला सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करते चलो, साथ करते चलो। और इसके अलावा अब आपको आखिरी 30 डेज में देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो आखिरी के 30 दिन होंगे, मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। तो इसमें आपको अल्टरनेट डेज है ना, एक दिन छोड़ के, मतलब जैसे अगर मान के चलो मैंने ये शुरुआत करी 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को मैंने पेपर दिया, 1 अप्रैल को मैंने पेपर दिया, 2 तारीख छोड़ दी, 3 को फिर से मैंने पेपर दिया, फिर उसके बाद में 4 तारीख छोड़ दी, 5 को दिया, 6 तारीख छोड़ दी। तो अल्टरनेट डेज में हमें पेपर देने होंगे। अब ये जो भी पेपर देंगे आप, तो इस दिन जिस दिन पेपर देंगे तो आपका यहां तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने में आ जाएगा। तो जिस दिन भी आप पेपर देंगे तो उसमें आपको 3 घंटे तो टेस्ट देना है और उसमें 2 से 3 घंटे इसके एनालिसिस में लगाने हैं कि कौन सा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, और उसके बाद में 1 घंटा देना है रिवीजन में। मतलब जैसे अगर आपने पार्ट वाइज टेस्ट देना शुरू करे, आपने सोचा कि मैं 4 चैप्टर मिलाकर एक टेस्ट देता हूं, 4 चैप्टर मिलाकर एक टेस्ट दिया, 3 घंटे का हुआ आपका टेस्ट, 2 से 3 घंटे आपको एनालिसिस करना है कि वो वाला क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, उसमें मैंने क्या गलत किया, क्या मेरे को फॉर्मूला आता था, क्या मैं एग्जाम में जाके गड़बड़ कर रहा हूं, या मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, या मेरे को कैलकुलेशन नहीं बन रहे, या मेरे को थ्योरी याद नहीं थी। पूरा कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। और उसके बाद में आखिरी 1 घंटे में आपको जो भी लगता है कि अच्छा ये मेरा ये गड़बड़ हो गया था, तो उसका रिवीजन करो, वो वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करो, वो वाला टॉपिक फिर से रिवाइज करो। और हम आखिरी बात पर आते हैं, जिसमें आप लास्ट 15 डेज में और लास्ट 7 दिनों में क्या करने वाले हो। आखिरी 15 दिन में आपको डेली टेस्ट देना है, आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, डेली टेस्ट देना है, फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट देना है, और यह स्ट्रेटेजी सब में फॉलो करनी है, क्योंकि तब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद में जो सिलेबस आप रिवीजन करोगे तो कैसे होगा, ये रिवीजन क्वेश्चंस के जरिए ही होगा, टेस्ट के जरिए ही होगा। उसमें आपको एनालिसिस करनी होगी और उसके बाद में आपको देखना होगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना, उसके फॉर्मूले देखो, उसे रिवाइज करो और एडिशनल उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिर। और आखिरी के 7 दिनों में आपको कुछ टेस्ट देना है, 1-2 टेस्ट दे सकते हो। आखिरी के 7 दिनों में हमें केवल और केवल रिवीजन करना है और छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आखिरी के 7 दिनों में ऐसा नहीं कि कॉपी लेकर बैठे हुए हम तो अब टेस्ट वेस्ट नहीं देंगे। 2 टेस्ट दो, एग्जाम के 3 दिन पहले भी टेस्ट दे सकते हो, फुल सिलेबस टेस्ट। लेकिन बस हमारी प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, हमें क्वेश्चंस करते रहने ना, हमारा पेन चलता रहना चाहिए आखिरी के 7 दिनों में भी। और उसके बाद में ये रिवीजन, तो ये यहां पर रिवीजन, यहां पर रिवीजन, यहां पर रिवीजन। जब भी टेस्ट दोगे तो रिवीजन कहां से करोगे, वो रिवीजन होगा शॉर्ट नोट से, जो तुमने पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनसे रिवीजन होगा। क्लियर है कहानी। और इसके अलावा अगर आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, टेस्ट से रिलेटेड और भी बातें चाहिए बेटा, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डलवाया है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर डलवा दूंगा या इधर ऊपर आई बटन में डलवा दूंगा कि आप टेस्ट कैसे अपना बेहतर बना सकते हो, टेस्ट कैसे दिया जाए, या टेस्ट देते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अभी का ये छोटा सा सेशन, एक छोटा सा वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद है कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, ये जो मैंने बातें बताई है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होंगी जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार क्या मैं नीट का एग्जाम निकाल सकता हूं, क्या मैं 2023 के लिए पढ़ूं, या जिनके मन में ऐसा रहा नहीं अब तो हम 2024 के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है कि अगर आप 23 के लिए पढ़ रहे हो या 24 के लिए, अगले साल के लिए भी पढ़ोगे बेटा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप अगले साल के लिए भी सोच रहे हो कि अगले साल के लिए भी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप आज ही के दिन, इसी तारीख को, इसी महीने में बस अगले साल खड़े होंगे और सोच फिर से यही रहे होंगे कि यार अब अगले साल शायद और बेहतर कर पाए
ना तो अगला साल कभी नहीं आता, अगला दिन कभी नहीं आता और कल कभी नहीं आता। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। हम मिलेंगे आने वाले समय में। और इसके अलावा आप इस चैनल पे लाइव क्लासेस जो है वो ऑलरेडी अटेंड कर सकते हो। 12 बजे लाइव क्लासेस हो रही हैं आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपके लिए हम लेते आएंगे। नीट के फॉर्म वगैरह कब आएंगे, फॉर्म वगैरह कैसे भरेंगे, उन सबसे रिलेटेड जानकारी भी। तो अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।